सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है। आज आप लोग योगाहार के कार्यक्रम में जुड़े हो। और ये आपके लिए बहुत यादगार कार्यक्रम और बेहद रसप्रद और बेहद जानकारी से भरा हुआ कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ जो जुड़े हैं, जो वक्ता राजेश भाई पटेल, और उनके भीतर की ये जानकारियां, उनका ये संशोधन और उनका लोगों के ऊपर सफल प्रयोग, और उसके उपरांत ये कार्यक्रम ये आपके लिए बहुत ही लाभदायी होने वाला है। मैं उनका थोड़ा सा परिचय करवाऊं तो आप लोग खुद ही समझ जाओगे। राजेश भाई पटेल, उनको उन्होंने योगाहार नाम का पुस्तक लिखा है। ये पुस्तक के लेखक भी है और सेंटर भी चलाते हैं एनडीएस नाम से। उनको 15 से भी ज्यादा साल का अनुभव है इस क्षेत्र में, शायद ज्यादा भी होगा। मेरी जानकारी है तब से 15 साल से ज्यादा का अनुभव है। उन्होंने हमारे गुजरात योग बोर्ड में हजारों योग शिक्षकों को और कोच को योगाहार की ट्रेनिंग दिया है। लकुलिस योग यूनिवर्सिटी के तहत भी उन्होंने बहुत सारे योग शिक्षकों को इसकी ट्रेनिंग दिया है। वो अभ्यास से योग टीचर, नेचुरोपैथ और डायटिशियन है। उनको लोग प्रेम से ग्रीन डॉक्टर नाम से पुकारते हैं हमारे गुजरात में। उन्होंने सफलतापूर्वक 50,000 से भी ज्यादा, शायद ज्यादा ही होगा, अधिक मरीजों को रिजल्ट दिया है। इसका सफल रिजल्ट दिया है उन्होंने। और उसके उपरांत मैं कहूँ तो ये योगाहार नाम का उनका एक पुस्तक है, उसमें उन्होंने सारा निचोड़ रख करके दे दिया है उनके ज्ञान का। ये पुस्तक लगभग 1 लाख से भी कॉपी उसकी सर्कुलेट हो चुकी है, जिसमें से राम श्री राम फाउंडेशन में विश्व उमिया फाउंडेशन में, कड़ी विश्व सर्व विश्वविद्यालय में, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में, सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट गांधीनगर में, एकल फाउंडेशन के अंतर्गत ये सारी कॉपियस बहुत सारे लोगों ने अच्छे से उसका प्राप्त भी किया है, उपयोग भी किया है। मतलब कि बहुत ही बढ़िया रिजल्ट सबको मिल रहा है। उसके उपरांत आप उनके नाम से टाइप करोगे तो आपको 1,000 से भी ज्यादा यूट्यूब के जानकारी के वीडियो मिलेंगे, जो एक एक वीडियो अनमोल है अपने आप में। एक एक वीडियो आप देखोगे अपने आप में अनमोल है। वो गुजराती भाषा में भी काम करते हैं, हिंदी में भी काम, और अलग अलग राज्यों में और अलग अलग सिटी में, छोटी छोटी जगह में भी योगाहार का बहुत अच्छे से प्रचार कर रहे हैं। तो हम राजेश भाई का सभी लोग बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे और उनको आमंत्रित करेंगे। थैंक यू सो मच राजेश भाई, आपका स्वागत है। अब कार्यक्रम हम आगे बढ़ाए उससे पहले मैं थोड़ी सी एक बातें विद्यार्थियों के लिए करूंगा, कि जिसके ऊपर आपको ध्यान देना जरूरी है। क्यों ध्यान देना जरूरी है? जिससे आप ये इस कार्यक्रम का ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह से लाभ ले पाए, है ना? क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में थोड़ी सा प्रमाद आना, आलस आना, और थोड़ा सा ये होना बहुत से स्वाभाविक सी बात होती है। पर मैं आप सभी लोगों को कहूंगा कि आप सभी लोग नोट और पेन लेके बैठे, नोट और पेन लेके बैठे। और चूंकि आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिलने वाला है, ये रिकॉर्डिंग 24 आवर्स के लिए मिलेगा। आप मुझे पर्सनली रिक्वेस्ट करोगे तो मैं कुछ और देर तक भी आपको अवेलेबल करवा सकता हूँ, पर वो ऑन पर्सनल रिक्वेस्ट, है ना? जो लिंक मैं आप लोगों को ग्रुप में दूंगा वो 24 आवर्स के लिए ही रहेगी, ये क्लियर है। बराबर। कई बार क्या होता है कि रिकॉर्डिंग मिलता है व्यक्ति को, तो व्यक्ति सोचता है कि कार्यक्रम बहुत अच्छा है, मैं रिकॉर्डिंग बाद में देख लूंगी। पर जो लोग ये ऑनलाइन कार्यक्रम में जुड़ते हैं, कोर्सेज में जुड़ते हैं, वो ये बात जानते हैं कि लाइव में जो इंफॉर्मेशन मिलती है ना, और जो हम डाइजेस्ट कर पाते हैं चीज़ों को, वो ऑनलाइन रिकॉर्डिंग में इतना नहीं होता है। कई बार तो वे भी मैंने देखा है कि रिकॉर्डिंग या वो एक्सेस भी नहीं कर पाते हैं। मानव सहज स्वाभाविक भावना है कि भाई डिले करते हैं चीजों को, है ना? तो मैं आप सब लोग को सलाह दूंगा, हो सके तो लाइव ही जुड़े और उसका लाभ लें, है ना? दूसरा कि आपका कार्यक्रम बहुत इंफॉर्मेटिव रहेगा, तो बीच बीच में आपको कोई बात पे संशय आएगा,
कुछ प्रश्न उठेगा, तो आप लोगों को उस समय पे ऑडियो ऑन करके पूछना नहीं है, या तो मैसेज में आपको टाइप नहीं करना है। ठीक है। आप लोगों को अपने क्वेश्चंस ऐसे साइड में लिख के रखने हैं अपनी नोटबुक में। क्लास खत्म हो जाने के बाद 10 मिनट आपको दिया जाएगा, बारी बारी सबको क्वेश्चन पूछने का अधिकार मिलेगा, है ना। तो इस प्रकार से आप बीच में ग्रुप में चैट न डालें, या तो फिर आप अनम्यूट करके अपना वॉइस चालू करके प्रश्न न पूछें। कार्यक्रम के दरमियान अपना ऑडियो म्यूट ही रखेंगे, वीडियो कंपलसरी ऑन रखें। कई बार कई लोग सोचते हैं कि भाई हम वीडियो ऑफ रखें, राइट। तो मैं कहूंगा कि वीडियो ऑफ रखने की यदि स्थिति है आपकी, तो आप एक काम कीजिए, 5 मिनट के लिए जितने समय तक वीडियो ऑफ ही रखना है आपको, आप लीव कर जाइए, क्लास में से लीव कर जाइए। रिकॉर्डिंग आपको मिल रहा है, क्या होता है उसमें कि इंटरैक्टिव सेशन रखना है हमें, इसीलिए ही तो जूम प्लेटफॉर्म पे कार्यक्रम रखा है। यूट्यूब पे ना रखते, एफबी पे ना रखते, हमने जूम पे क्यों रखा है? इंटरैक्टिव रखना है। क्या होता है कि कई बार फैकल्टी को जब वो अपना एक्सप्रेशन देते हैं, है ना, तो स्टूडेंट्स के एक्सप्रेशन के साथ उनको अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हैं। तो उस वक्त यदि वीडियो ऑफ रहता है तो फिर डिस्टरबेंस फील होता है ना। तो ये बात सभी लोग अपनी अपनी डिसिप्लिन से समझे, और उनको इस प्रकार से रिस्पेक्ट दें और वीडियो ऑन रखें, राइट। तो ये बात का खास ख्याल करें। जब भी आपको सवाल जवाब करने हैं तो आपको हैंड रेज करना है, ऐसे अचानक से ऑडियो लास्ट में ऑन नहीं करना है। आपको ऐसे रेज हैंड वाला ऑप्शन होता है ना, इसमें मोबाइल में भी दिखता है, और उसमें तो बारी बारी नाम देते जाएंगे और उसे करेंगे। अच्छा, एक और बात मैं आपको यहाँ पे कहूँगा कि कार्यक्रम खत्म हो जाने के बाद आपको कार्यक्रम के अंतर्गत कोई भी प्रश्न उठते हैं या आपका कोई सुझाव होता है, तो आप ग्रुप में लिख सकते हैं, या तो फिर बीरेन भाई को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिए। कार्यक्रम के लिए एक स्थान चुने और अनुशासन बना के रखें, इस चीज का खास ख्याल रखें। बस मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि आपको बहुत बहुत जानकारी लेनी है राजेश भाई पटेल से। राजेश भाई पटेल, अभी ये आपका प्लेटफॉर्म है, आप संभालो उसे, और ये सभी विद्यार्थियों को अपने ज्ञान से लाभान्वित करो। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंकित भाई। आप सब योगी आत्माओं का इस योगाहार के आदर्श भारत के ऑनलाइन कोर्स में आप सब योगी आत्माओं का स्वागत है। आप नसीब वाले हैं, क्योंकि ज्ञान, सही ज्ञान उनको मिलता है जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है। सही ज्ञान की बात करता हूं मैं। आप कॉलेज में पढ़ने जाओ तो वो शास्त्रोक्त ज्ञान नहीं होता है। हमारी संस्कृति, हमारे शास्त्र जो ज्ञान देते हैं, बताते हैं, उसका ज्ञान मिलना ही मैं नसीब मानता हूँ। अंकित भाई हमारे बहुत पुराने दोस्त थे, काफी सालों से हम एक दूसरे को पहचानते हैं। उनको ऐसा लगा कि राजेश भाई, आपका जो नॉलेज है हमारे साथ जुड़े हुए लोगों को भी मिले, उसके लिए आप कुछ करो। वैसे देखा जाए तो हमारी क्लास की स्ट्रेंथ इतनी बड़ी नहीं है, फिर भी मैंने बोला कि कोई बात नहीं, आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए हम काम करेंगे, भले संख्या कम होगी। ऐसे तो हमने 200-200 स्टूडेंट का क्लास भी किया है, लेकिन यहाँ कम संख्या है तो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि कम संख्या में
टीचर के साथ बात करने का मौका ज़्यादा मिलता है। अपने मन का सवाल का जो भी प्रॉब्लम है, मन में कोई संशय है, तो आप को ज़्यादा वक्त मिलता है इसमें आपको कनेक्शन करने का। या बहुत बड़ा क्लास होता है तो फिर नंबर नहीं आता है क्वेश्चन करने का, ऐसा भी हमने देखा है। तो मेरा परिचय तो अंकित भाई ने दे दिया है। इसमें जो थोड़ा बाकी था वो मैं ऐड कर लूँगा। बेसिकली देखा जाए तो मेरा जो एजुकेशन है वो तो इंजीनियरिंग में है। मैं सिविल इंजीनियर हूँ। इंजीनियरिंग करने के बाद हेल्थ के ऊपर थोड़े इंसिडेंट्स ऐसे बन बन गए जिसके कारण मुझे हेल्थ कॉन्शियस बनने की इच्छा हुई और फिर हम इस फील्ड में आ गए। हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई टर्निंग पॉइंट होता है। आपके भी फैमिली में कई ऐसे लोग होंगे जिन लोगों का टर्निंग पॉइंट, कोई ऐसी घटना बनती है जिसके कारण टर्निंग पॉइंट आ जाता है। जब मैं 12वीं कक्षा में था तो मैं ऐसा सोचता था कि मैं डॉक्टर बनूंगा और लोगों की सेवा करेंगे। नसीब ऐसा कठिन था कि उस टाइम हम जब 12वीं कक्षा में थे तो गुजरात में अनामत आंदोलन शुरू हो गया। करीब 2 साल हो रहा था। गांव में थे, सिटी में आए थे अभ्यास करने के लिए, आंदोलन के वजह वापिस चला जाना पड़ा। फिर 2 साल के अंदर बिना पढ़ाई एग्जाम डिक्लेयर हो गई। हम अच्छी तरह मेहनत नहीं कर पाए। हम मेडिकल में जाए इतने परसेंटेज नहीं ला पाए। फिर हम चले गए इंजीनियरिंग में। लेकिन जो सोच थी, उसके जो बीज थे वो लग चुके थे। इंजीनियरिंग खत्म हो गया, उसका काम शुरू किया, सिविल इंजीनियरिंग में काम किया। लेकिन फैमिली में ऐसी एक दो घटनाएं बनी और एक घटना आई ओपनर थी। ऐसे तो पर्सनल बातें शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन कई बातें ऐसी होती है जो बातें दूसरों के लिए एक नया रास्ता निकाल देते हैं। तो फिर बताने का मैं मानता हूँ कि बतानी चाहिए। मेरे फादर के चाचा थे अहमदाबाद में, अरविंद मिल, सबसे बड़ी मिल टेक्सटाइल की। वहाँ वो मुकर्दम थे, सुपरवाइजर की जॉब थी उनकी। लेकिन वो अखाड़ियन भी थे। अखाड़ियन ऐसे कि वो 1,000 उठ बैठ हर रोज करते थे अंकित भाई। 1,000 उठ बैठ, आधा घंटा शीर्षासन करते थे, कंटिन्यूस आधा घंटा। मैंने ये सब देखा हुआ है। वो ऐसे लकड़ी घुमाते थे, इतनी स्पीड में लकड़ी घुमाते थे कि इसके आसपास में चारों साइड में मान लो 10 व्यक्ति खड़े हैं और हर व्यक्ति, 10 व्यक्ति एक साथ उसको पत्थर मारे, किसी का भी पत्थर उनको टच ना हो पाए, उतनी स्पीड में वो लाकड़ी को घुमाते थे। इतने बड़े अखाड़ियन। लेकिन इतनी एक्सरसाइज, इतना शीर्षासन, इतनी स्पीड, फिर भी 60 साल की उम्र में वो हार्ट अटैक में मर गए थे।
मुझे उस दिन भयंकर सदमा लगा कि इतना एक्सरसाइज करने वाले अखाड़ियन को हार्ट अटैक आया क्यों। उसी दिन से मेरी नींद हराम हो गई। ये नहीं होना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है। उसी दिन से मेरी सोच हेल्थ के टॉपिक के ऊपर, हर कहीं भी मैं जाता तो हेल्थ के बारे में कहीं कोई चर्चा होती तो मैं उसको सुनता, सुनने के लिए जाता। फिर ये तो इंसिडेंट हो चुका, फिर बाबा रामदेव का जमाना आया तो उस टाइम में योगा सीखने चला गया। योगा बाबा रामदेव का पतंजलि के साथ जुड़े हम, गांधीनगर में हमने योग समिति बनाई थी, उसमें सेवाएं में देने लगा। योग अच्छा सब्जेक्ट है, सीखना चाहिए सबको। प्रैक्टिकल सब योग हमको बाबा रामदेव की ओर से मिले, तो हमारे पहले हेल्थ के गुरु बाबा रामदेव थे। योग के साथ, प्रैक्टिस के साथ हमको ये भी देखने को मिला कि कई कई बार ऐसा लगता था कि रेगुलर योग करते हैं फिर भी शरीर में कई बार समस्याएं आ जाती है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी कुछ गड़बड़ी दिखने लगी कि कुछ कुछ कमियां हैं। या तो हमारी समझ में कमियां है, या हमको सिखाया कम जाता है, या तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा लगने लगा। फिर ज्यादा सीखने के लिए हम अहमदाबाद में लकुलिश योग यूनिवर्सिटी है, वहाँ स्पेशल योग टीचर्स का ट्रेनिंग कोर्स चलता था। तो इंजीनियर थे, काम भी इतना, छुट्टी होती नहीं है सिविल इंजीनियर लोगों को, तो फिर भी मैनेज करके हम वो पढ़ने के लिए गए। थियरी नॉलेज जो था योग का वो हमको लकुलिश योग यूनिवर्सिटी से मिला। राजर्षि मुनि लाइफ मिशन के जो स्थापक थे, उन्होंने ये यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। तो वो हमारे दूसरे गुरु हुए। वो थियरिकल नॉलेज योग का, प्रैक्टिकल तो था ही, लेकिन सब्जेक्ट के तौर पे हमको वहाँ योग सीखने को मिला। वहाँ भी हमने काफी अच्छी तरह ट्रेनिंग ली, उनके साथ जुड़े हम, उनके साथ एमओयू किया। लकुलिस के साथ हमने भी लकुलिस के सर्टिफिकेट कोर्स हमने चलाए, काफी लोगों को हमने इसकी ट्रेनिंग दी। प्रैक्टिकल बाबा रामदेव ने सिखाया, थियरिकल नॉलेज वहीं से सीखे। प्रैक्टिकल सही क्या है वो भी यूनिवर्सिटी से हमको सीखना मिला। फिर भी कई कई बार ऐसा लगता था कि भाई योग करने से भी सब समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा है। फिर हमारे ध्यान में न्यू डाइट सिस्टम के प्रणेता बीवी चौहान साहब आए। उनके साथ हम जुड़े, उन्होंने प्रोग्राम्स किए, उनके साथ हम जुड़ गए, उनके प्रोग्राम्स हम करवाने लगे। वो कच्चा खिला के लोगों को ठीक करा रहे थे, रॉ फूड, कि भाई आप रॉ फूड खाइए, शरीर की सारी समस्या ठीक हो जाएगी, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। किसी भी प्रकार की बीमारी है तो आप ठीक हो सकते हो। और परिणाम भी मिल रहा था, अच्छा मिलता था। लेकिन हमने उसमें 4-5 साल काम किया, फिर हमको उसमें भी ऐसा लगने लगा कि शुरू में परिणाम मिल रहा था, लेकिन पेशेंट ठीक हो जाने के बाद वही ट्रीटमेंट को पकड़ के रखता था, वही जो सिस्टम है उसको पकड़ के रखता था, तो बाद में नई समस्याएं खड़ी हो जाती थी। फिर हम रुक गए कि भाई यहाँ भी कुछ 100% नहीं मिल रहा है, कुछ कहीं कमी है, इसमें भी क्यों हो रहा है उसके पीछे ढूंढने लगे हम। फिर हमारे ध्यान में आ गए डॉक्टर खादिर वली, जिसको हम बोलते हैं मिलेट मैन।
अब उनके साथ संपर्क हुआ तो वो लोगों को पकाया भोजन खिला के ठीक कर रहे थे, वो भी लोगों को ठीक कर रहे थे। यहाँ इस साइड बीवी चौहान साहब कच्चा खिला के लोगों को ठीक कर रहे थे। अच्छा, खादिर वली के साथ बैठते थे और उनको पूछते थे कि भाई रॉ फूड से भी कुछ ऐसा होता है, तो वो क्या बोलते थे, नहीं नहीं नहीं, कच्चा तो खाना ही नहीं चाहिए, कच्चा खाओगे तो बीमार पड़ोगे। अच्छा, चौहान साहब के साथ बैठते थे तो वो बोलते थे नहीं नहीं, पकाया तो खाना ही नहीं चाहिए, पकाया खा खा करके ही लोग बीमार है। अब दोनों का रास्ता बिल्कुल उल्टी दिशा में। अच्छा, दोनों अपनी अपनी जगह परिणाम भी देते थे, लेकिन कई बार ऐसा होता था कि कई बीमारियों में उनको पकाया खिलाने वाले को नहीं मिल रही थी रिजल्ट, और कई बीमारी ऐसी थी वो कच्चे वाले को नहीं मिल रही थी। तो मैंने सोचा कि भी ये दोनों में कुछ तो मर्यादा है, कुछ अच्छा है। दोनों की सिस्टम कैसे काम कर रही है उसके पीछे रिसर्च मैंने शुरू किया, और फिर जाके ये आहार का योग जिसको हम योगाहार कहते हैं वो पुस्तक उसमें से निकल आई। तो योग, रॉ फूड डाइट, पकाया फूड डाइट, सब में मर्यादाएं, सबकी अच्छाइयाँ, इस सब को ढूंढ ढूंढ के, और साथ साथ में गांधी आश्रम में नेचुरोपैथी का कोर्स भी चलता था तो मैंने वो भी किया, और अंबेडकर यूनिवर्सिटी में से फूड एंड न्यूट्रिशन का भी अभ्यास किया, क्योंकि सब में जो था उसका अच्छा और सही जो था मैं निकालना चाहता था, मक्खन मक्खन निकालना चाहता था। तो सब ये इतनी योग की, डाइट की, नेचुरोपैथी की, फूड एंड न्यूट्रिशन की, ये सारे अभ्यासक्रम और प्रैक्टिकल करवा करवा के उसमें से जो नॉलेज निकल चुका, जो रियल नॉलेज निकला, वो योगाहार के पुस्तक में निकला। मेरी योगाहार के पुस्तक में जो बातें मैंने बताई है, जो जो कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ, शायद दुनिया के कोई हेल्थ रिलेटेड सब्जेक्ट में आपको कहीं नहीं मिलेंगे। नहीं आयुर्वेद में मिलेंगे, नहीं एलोपैथी में मिलेंगे, नहीं नेचुरोपैथी में। नेचुरोपैथी में भी कई बातें ऐसी है वहीं भी नहीं बताई जाती है। और फूड एंड न्यूट्रिशन तो बिल्कुल कुछ काम का ही नहीं है, वो सब्जेक्ट ही अभ्यास करने लायक नहीं है, ऐसा मुझे लगा। तो आप लोगों को ये 3 महीने में हम हर हफ्ते एक बार मिलने वाले हैं। तो करीब 12 क्लास, 4 और 3, 12 क्लास हमारे रहेंगे, और 1.5 घंटा के हिसाब से देखें तो 18 घंटा का हमारा ये पूरा कोर्स। एक्चुअली 18 घंटे का नहीं है ऐसे तो, क्योंकि ये मेरी 20 साल की मेरे अनुभव की निचोड़ है इसमें। एक एक टॉपिक आपको लॉजिक के साथ, साइंस के साथ समझाने का मैं प्रयत्न करूंगा। आपको किसी भी बात में कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप वो बात नोट करके रखने का, और बाद में क्वेश्चन आंसर हम जो लास्ट में रखेंगे उस टाइम आप उसी का, आप अपना मन का समाधान मैं देने का प्रयत्न करूंगा। हो सकता है कि मैं 100% सही न भी हो, लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा मेरे अनुभव के हिसाब से, और वही सही निकलता है। आज तक का मेरा जो एक्सपीरियंस है, कहीं में गलत नहीं रहा, ऐसा मेरा मानना है, और मुझे ऐसे अनुभव हुए हैं। और इसमें अ, आहार का योग तो है ही, यानी हमारा मेन फोकस तो रहेगा डाइट। शुरू में मैं योग टीचर था तो मैं रेगुलर योग करता था, बाबा रामदेव कैसे नोली क्रिया करते हैं ऐसा मैं सिखाता हूँ, कैसे की जा सके। योग योग यूनिवर्सिटी में मैं जाता था
तो वहाँ प्रोफेसर पीएचडी, योग के पीएचडी थे। हमको जो पढ़ाई पढ़ाते थे वो नोली नहीं कर सकते थे। वो डेमो के लिए मुझे बोलते थे, साहब आप नोली बताइए। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आप जो चीज को सीखते हो उसके एक्सपर्ट बन जाओ, और इतने एक्सपर्ट हो जाओ कि आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़े और आप ठीक रह पाओ। पिछले 20 साल के अनुभव में 10 साल तो मैंने रेगुलर योग किया, लोगों को करवाया, सिखाया। लेकिन पिछले 10 साल से तो मैं 5 डग भी चलने नहीं जाता, यानी नो वॉकिंग, नो एक्सरसाइज, नो योगा, कुछ नहीं करने का। फिर भी कोरोना भी आके चला गया, वैक्सीन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ी और हमको कोई समस्या नहीं आई है। क्योंकि शरीर को ठीक रखने के लिए आपको जो मेन बेस जो है वो समझ लेना आवश्यक है। और फिर एक बार आपको जो बेसिक फंडामेंटल पता चल जाएगा, फिर आप कोई थेरापी में पड़ोगे ही नहीं। हाँ, ऐसा लगेगा कि भी ये सब क्या करने की जरूरत है। डाइट में ध्यान रखो तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं अंकित भाई तो सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, लोगों को लोगों तक पहुंचाते हैं। जो जो एक्सपर्ट है वो सबको इकट्ठा कर करके करवा रहे। अच्छा ही है, जिनको जो सीखना चाहिए, इच्छा है उसको कोई प्लेटफॉर्म तो मिलना चाहिए। तो अंकित भाई पूरे देश के लोगों के लिए अलग अलग सब्जेक्ट के लिए प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, तो वो अच्छा है। लेकिन योगाहार को समझ लेने के बाद फिर आपको ऐसा लगेगा कि ये सारे जिसको जो सीखना है वो सीखे, हमको तो इसके अलावा किसी की जरूरत नहीं है, ऐसा आपको फील होने लगेगा। तो डाइट के साथ जो रियल काम की चीजें हैं, योग शास्त्र जो बताता है, योग के जो बेसिक है, इसके ऊपर भी हम इसमें चर्चा करेंगे साथ साथ में, क्योंकि वो भी इतना ही इम्पोर्टेंट है समझना और इसके ऊपर हमको अमल करने की। लेकिन ज्यादातर हम करेंगे बातें डाइट के ऊपर। डाइट के अलावा की जो बातें होगी वो एक्सपर्टाइज के लिए होगी, एडवांस के लिए। उसके लिए भी हम आपको साथ साथ में वो बातें भी सिखाते रहेंगे। हम योगाहार कोर्स शुरू करें इससे पहले मैं एक आपको मनुष्य का जन्म कैसे होता है, कि जब दो व्यक्ति, पुरुष और स्त्री, क्योंकि मनुष्य को जन्म लेना है तो गर्भ तो होना ही चाहिए। तो गर्भ से लेके मनुष्य का बच्चे के तौर पे जब जन्म होता है, तो वो एक जो प्रोसेस है उसको पहले देख लेना आवश्यक है, क्योंकि इससे ही हमारा फाउंडेशन स्टार्ट होगा। शरीर को समझना है तो आपको शुरू से, जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। सीधा में शरीर पे ले जाऊंगा तो फिर इसमें मजा नहीं आएगी। इससे अच्छा है कि भी पहले हम उसको शुरू जीरो से, कि भी मनुष्य बॉडी कैसे बनता है और ईश्वर ने अद्भुत उसके पीछे कितना प्लानिंग किया हुआ है। ये छोटा सा एक वीडियो है, उसको देख के फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो एक मैं वीडियो शेयर करना चाहूँगा। अ, मैं शेयर करता हूँ ये वीडियो। स्त्री का अंडकोश
और पुरुष का शुक्रकोश, ये दोनों जब मिलते हैं तभी अंडकोश में से गर्भ बनता है। ये अंडकोश है, इसके साथ शुक्रकोश इसके अंदर जाता है, तब वो गर्भ में कन्वर्ट होता है। फिर एक में से दो, दो में से चार सेल बनने लगते हैं। फिर वो गर्भाशय में आके सेटल हो जाता है और वहीं उसका पोषण शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले रीढ़ बन जाती है बॉडी की, हेड के साथ रीढ़। माँ का पोषण उसको मिलना शुरू हो जाता है। ब्रेन का डेवलपमेंट गर्भावस्था में ही ज्यादातर हो जाता है, और ओवरऑल बॉडी के हिसाब से देखोगे तो हेड ही बड़ा होता है। लिंग भी गर्भावस्था में ही तय हो जाता है, मेल होगा फीमेल होगा। नौ महीना गर्भ में रहता है बच्चा, फिर वो अपने आप बाहर निकलने का प्रयत्न करने लगता है। और सबसे पहले उसका हेड बाहर आने लगता है, और उस टाइम गर्भाशय का मुख अपने आप खुला हो जाता है। ये ईश्वर की एकदम परफेक्ट क्रिएशन है। अब यहाँ हमको सबसे पहले ये सोचना है, समझना है कि अंडकोश और शुक्रकोश तो इतना छोटा होता है कि आप नरी आंख से देख नहीं सकते। अंडकोश की साइज शायद एक एक दो जितनी होगी, इससे बड़ा नहीं होता है। अब उसका वेट देखो तो ऑलमोस्ट जीरो, वेट बिल्कुल जीरो। कोई कह नहीं सकते आप अंडकोश और शुक्रकोश का वेट। अब वो दो इकट्ठा होते हैं, गर्भ बनता है, और जब बच्चा जन्म लेता है तो 3.5 किलो तक का जन्म होता है। अब ये गर्भावस्था के समय उसकी बॉडी का जो पूरा बिल्डिंग होता है, तो बिल्डिंग के लिए जो मटेरियल चाहिए वो सारा मटेरियल उनकी माँ के भोजन से उनको मिलता है। ये छोटी सी बात है, लेकिन समाज के ऊपर इसका बहुत बड़ा प्रभाव आजकल दिखाई दे रहा है।
गर्भ के अवस्था के दरमियान माँ को क्या खाना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, ये सारी बातें की इफेक्ट उसके बच्चे के ऊपर आती है, उसकी लाइफ में आ जाता है। ये तो बिल्डिंग बॉडी की स्ट्रक्चर की बात हो गई, लेकिन जब इसके अंदर आत्मा का प्रवेश होता है, क्योंकि हमारा आत्मा जो है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, हम परमात्मा के अंश है। लेकिन जो आत्मा आती है वो एटमॉस्फेयर देख के आती है। घर का वातावरण, घर की सोच, क्या घर के अंदर कैसा एटमॉस्फेयर है, झगड़ा चल रहा है या होम हवन हो रहा है, भक्ति भाव वाला एटमॉस्फेयर है या न्यूसेंस वाला है, तो सब ये जो एटमॉस्फेयर है, सोच से लेके घर का वातावरण जो है, उसको देख के ही आत्मा आती है। मान लो कोई सात्विक व्यक्ति है, वो कहीं ट्रैवलिंग के लिए बाहर निकलता है, तो वो ऐसी जगह ढूंढेगा कि वहां नजदीक में मंदिर हो, वातावरण अच्छा हो, उसको मजा आए, ऐसा भक्ति भाव वाला है तो वो ऐसा रहने की जगह ढूंढता है। अच्छा, कोई शराबी है तो वो ऐसी जगह ढूंढेगा कि भाई हाँ, उसको शराब जो आसानी से मिल जाए, व्यसन करने मिल जाए, उसका जो जो जिसमें से उसको मजा लेनी है, ऐसा इलाका ही वो ढूंढता है। इसी तरह हर व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसकी आत्मा जो होती है वो ऐसा इलाका देख के आती है, और फिर वो ऐसे एटमॉस्फेयर में ही जन्म लेता है। मेरे आज तक के जो पुस्तकें मैंने पढ़ी है शास्त्रों के, और जिन जिन संतों ने अपने जीवन काल में जो जो लिखा है, और ऐसे कई कई, जैसे कि एक योगी की आत्मकथा, बहुत बड़ा पुस्तक है, वो भी आपको मौका मिल जाए तो उसको पढ़ना चाहिए। राजर्षि मुनि का एक उनके गुरु का एक पुस्तक था, मेरी गुरु परंपरा। आप गायत्री परिवार के श्री राम शर्मा का हिमालय यात्रा की पुस्तकें आप पढ़े। उनकी एक छोटी सी पुस्तक है, मेरा व्हील और मेरा वारसा। वो कंक्लूजन है बिल्कुल उनकी लाइफ का। तो वो बताते हैं कि भाई हमारे नजर में अभी जो दुनिया दिखाई दे रही है, जो जिंदा लोग हम देख रहे हैं कि भाई, तो जिंदा हमारी आंखों से हम जिंदा लोगों को ही देख सकते हैं, लेकिन वो लोग ऐसा कहते हैं कि जितना ये लोग आपको जिंदा दिखाई दे रहे हैं ना, इससे कई गुना ज्यादा लोग आपके आसपास आपको दिखाई नहीं दे रहे, जो सूक्ष्म जगत में घूमते रहते हैं। और वो लोग अपने इच्छा के हिसाब वाला जगह ढूंढते हैं जन्म लेने के लिए, उनका स्वभाव जो है उसके हिसाब से। तो हमारे साथ जो लोग हमारे फैमिली में जन्म लेते हैं, हमारी फैमिली में लोग नए आते हैं, जैसे कि बच्चा लड़का है, लड़की की शादी आप करते हो, तो शादी करने के बाद जो लड़की आपके घर में आती है ना, वो आप तय नहीं कर सकते, वो ऊपर वाले का हिसाब तय करता है। आपका पड़ोसी भी आप तय नहीं कर सकते हो, वो भी कर्म के हिसाब से ही आपको पड़ोसी मिलता है। बहुत गूढ़ रहस्य है। तो आप जैसा सोचोगे, जैसा घर का वातावरण रखोगे, इसी प्रकार के लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आपके घर में आएंगे, नए आने वाले मेहमान, इवन जन्म लेने वाले मेहमान, वो सब एक दूसरे की लेन देन के हिसाब से ही आते हैं।
तो हम यहाँ जुड़े हैं तो भी हमारा कुछ न कुछ तो लेन देन होगा, इसीलिए हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे नहीं मिलते हैं। आप जो सोचते हो ना, आप आपकी बड़े मगज से सोचते हो, लेकिन वो सोच को फुलफिल करने के लिए आपका सबकॉन्शियस माइंड जो होता है उसके पीछे काम करता है। और आप जिस जो सोचते हो उसमें आगे जाने के लिए सबकॉन्शियस माइंड आपको ऐसी ऐसी व्यक्तियों के साथ जो काम के हैं आपके, उन लोगों के साथ आपका कनेक्शन करवाता है किसी भी तरह। आपको पता नहीं चलता है कि ये व्यक्ति का मेरा कनेक्शन इनके साथ कैसे हो गया, लेकिन ये पूरा जो सूक्ष्म जगत जो चलता है, ये सब ऐसे ही चलता है। तो हमारे जीवन में डाइट के साथ साथ हमारी मानसिकता, हमारी सोच, और लोग कहते हैं ना कि भी आधी बीमारी तो मन से जुड़ी हुई है। शरीर की बीमारी है ही नहीं, आधी बीमारी तो मन से जुड़ी हुई है। तो हमारा वाणी, व्यवहार, वर्तन, भोजन, सोच, घर का एटमॉस्फेयर, आप घर में पूरी दिन में कैसे कैसे काम करते हो, आप की लाइफ में सात्विकता कितनी है, ये सब मायने रखते हैं। तो ये सब चीजों के ऊपर भी हम साथ साथ में बातें करते रहेंगे हमारे कोर्स के अंदर। तो मेरा जो पुस्तक है हिंदी में भी अवेलेबल है, गुजराती में भी अवेलेबल है। पुस्तक जो प्रिंटेड पुस्तक है उसके ऊपर ही हम ज्यादातर तो बात करेंगे, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि पुस्तक प्रिंट करने के टाइम जो चीज लिखी है और आज उसमें थोड़ा चेंज हो सकता है, क्योंकि समय के साथ हमेशा बदलाव जरूरी है। तो मैं यहाँ आपको पुस्तक एक एक टॉपिक हम लेते जाएंगे, उसके ऊपर डिस्कस करते रहेंगे। हमको बेसिक सीखना है, पूरी सृष्टि कैसे काम कर रही है। इसमें जो बातें मैं बताऊंगा वो मेरा कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ पूरी प्रकृति को उजागर करके आपको प्रकृति कैसे चलती है उसको बताना चाहता हूँ। फिर इसी को समझ के आपको आपके रास्ते ढूंढने हैं, आपको वो रास्ते पे आगे चलना है। क्योंकि मनुष्य जिसको विज्ञान कहता है उसमें इतनी मर्यादाएं है कि न पूछो बात। ज्ञान जो है वो शास्त्रों का है और वो ईश्वर ने दिया हुआ होता है, तो इसमें कहीं खामियां नहीं हो सकती। मनुष्य की सोच में, मनुष्य के रिसर्च में, और कोई भी रिसर्च जो होता है ना वो दूसरे को आधार लेके ही होता है, इसीलिए वो 100% आइडियल कभी नहीं हो सकता। और आजकल हम रिसर्च के ऊपर ज्यादा ध्यान रखते हैं, जो रिसर्च के लिए किसी को बेस बनाना पड़ता है कि हम इसको बेस रख के ही ये रिसर्च करते हैं और इसके हिसाब से ये हमारा परिणाम है, तो वो कभी आइडियल नहीं हो सकता। प्रकृति हमेशा आइडियल होती है, प्रकृति कभी अपने नियमों का बदलाव नहीं करती, प्रकृति अपना काम करती रहती है। अच्छा, मनुष्य का जो शरीर है, दो प्रकार के मनुष्य इस धरती पे आपको मिलेंगे। जो साइंस को मानने वाले जो लोग हैं ना, उन लोगों का शरीर दूसरे प्राणियों जैसा और दूसरे प्राणियों की तरह ही चलता है। और हर मनुष्य के अलावा जितने भी प्राणी हैं, जो काम मनुष्य कर सकता है वो दूसरे प्राणी नहीं कर सकते। जैसे कि आपको मैं बताऊं कि भी कोई भी आप पर्वत है, कोई माउंटेन है, घना जंगल है इसके ऊपर, तो मनुष्य चाहे तो पूरा घना जंगल है उसको काट के उसको रन में कन्वर्ट कर सकता है, पूरी प्रकृति बदल सकता है।
और मान लो कहीं बिल्कुल ग्रीनरी नहीं है, पूरा सूखा प्रदेश है, रण है, तो मनुष्य चाहे तो वहां पूरा जंगल खड़ा कर सकता है। ये प्राणी नहीं कर सकते। तो मनुष्य के शरीर के अंदर एक ऐसी ताकत है जिसको हम मन कहते हैं, जिसको इसके आगे और बोलना है तो आत्मा की आवाज, आत्मा को भी हम बोल सकते हैं। तो मनुष्य के शरीर के अंदर जो आत्मा है वो ईश्वर का अंश है। ईश्वर जो जो काम कर सकता है वो सारे काम मनुष्य कर सकता है। और इसके लिए आपको एक दो एग्जाम्पल में मैं एडवांस में दे देना चाहता हूं, क्योंकि उसकी बातें पुस्तक में आने वाली है। मैंने ऐसे लोगों को रूबरू मिला हूं जिन लोगों ने सालों तक नहीं पानी पिया है, नहीं भोजन किया है, फिर भी वो जिंदा रहे। बिना पानी, बिना भोजन। और 2-5 साल की बात नहीं है, करीब 80-80 साल तक ऐसे लोगों को मैं रूबरू मिला हूं। अभी थोड़े साल पहले ही उन्होंने अपने शरीर को ईश्वर को समर्पित कर लिया। वो अभी हयात नहीं है, लेकिन मेरे जीवन में ऐसे लोग भी आए हैं, मिले हैं। मैं मिला हूं उन लोगों को। अभी हयात में भी मेरे पास ऐसे लोग हैं जो जिंदा है, और मन की ताकत से। एक भाई है, हमारे दोस्त है, हमारे साधक है, हमारे फॉलोअर्स है। वो 9 दिन नवरात्रि करते हैं, निर्जला, पानी का बूंद नहीं पीने का। 9 दिन भोजन तो करना ही नहीं है, निर्जला उपवास है। अच्छा, 9 दिन 2 घंटा वर्कआउट करने का, एक्सरसाइज करने की। देखो, 9 दिन पानी नहीं पीना है, भोजन नहीं करना है, और 9 दिन 2-2 घंटा एक्सरसाइज भी करना है। फिर भी 9 दिन के बाद मान लो आप एक दिन भोजन नहीं करते हैं, तो 500 ग्राम से लेके 1 केजी वजन आपका कम हो सकता है एक दिन में। अब आप 9 दिन भोजन न करो तो एवरेज के हिसाब से देखो तो 4-5 किलो से लेके 9-10 किलो तक वजन आपका कम हो सकता है। चाहे मनुष्य को करवाओ, चाहे दुनिया का कोई भी प्राणी पकड़ लो, आप उसको आप भोजन देना बंद करो तो उसका वजन कम होगा होगा होगा। कंपलसरी है, फर्जियात है। और दुनिया का कोई साइंटिस्ट इसको मना नहीं कर सकता। जो हम साइंस को मानते हैं भाई, साइंस कहे वही सही। लेकिन ये जो भाई साहब है जो अभी जिंदा है, मेरे दोस्त है, ये अपने गुजरात में ही है। वो 9 दिन निर्जला उपवास, 9 दिन भोजन नहीं, 9 दिन 2-2 घंटा वर्कआउट करने के बाद, 9 दिन के बाद वो अपने वजन को बढ़ाता है। अब यहाँ साइंस का कोई नियम लागू नहीं होता है, साइंस के पास उसका कोई जवाब नहीं होता है। अच्छा, ये भाई साहब हर साल ऐसा करते थे अपने घर बैठे। अब वो घर बैठे सब करते थे, उसके पास कोई एविडेंस नहीं था। वो कहता था कि मैं कर रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं वजन बढ़ाता हूँ उपवास करने के बाद, खाता पीता नहीं फिर भी। तो मैंने बोला कि भाई तुम ये घर पे कर रहे हो, लेकिन दुनिया कहाँ से जानेगी? दुनिया को तो एविडेंस चाहिए कि भाई तुमने सही में किया, रियल क्या हुआ। कौन उसको ऑथोराइज करेगा? तो मैंने इस साल चैत्री नवरात्रि उनको अहमदाबाद में बुला लिया। फिर मैं उनको लेके गया विसनगर मेडिकल कॉलेज में, और कॉलेज में उसको 9 दिन रखा। रूम के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगवा दिए, दरवाजे पे सिक्योरिटी 24 घंटा बिठवा दिया।
पानी नहीं देने का, भोजन नहीं देने का, बाहर निकलने नहीं देने का, और सुबह शाम दोनों टाइम डॉक्टर आके उसका बीपी, उसका यूरिन सब कुछ चेक करे, उसको कोई समस्या तो नहीं है। तो 9 दिन हमने करवाया डॉक्टर की निगरानी में, और 9 दिन में उन्होंने डॉक्टर को चैलेंज दी थी कि साहब मुझे कसरत भी करने की व्यवस्था करके दे दो, मैं 2-2 घंटा कसरत भी करूंगा। तो डॉक्टर ने उसको मना किया, नहीं, मैं तुमको निर्जला कर रहे हो तुम, और तुम कसरत करोगे, तुमको कुछ हो जाएगा तो तुम्हारी फैमिली को मैं क्या जवाब दूंगा, मैं ये आपको छूट नहीं दे सकता। सिर्फ तुमको निर्जला ही करना है, भोजन नहीं करना है, और हमको देखना है तो क्या हो रहा है, मैं तुमको कसरत करने की छूट नहीं दे सकता। तो कसरत नहीं करवाई, फिर भी उन्होंने 9 दिन के बाद 1 केजी वजन बढ़ाया, और हर रोज शरीर में से एवरेज 500 ग्राम से लेके 700 ग्राम यूरिनेशन भी किया, यूरिन भी निकाला। हमारे पास एविडेंस है। अब दुनिया भर के कोई भी डॉक्टर को आप बोलो, वो डॉक्टर के पास उसका कोई जवाब नहीं था ये क्यों हो रहा है। ये हमारी सनातन की संस्कृति का जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, जो ध्यान की विधि जो है, मेडिटेशन है, ये मेडिटेशन भोजन से आगे है। जो मेडिटेशन में एक्सपर्ट हो जाते हैं ना, उनको नहीं भोजन की जरूरत पड़ती है, नहीं पानी की आवश्यकता रहती है, और अपने शरीर को लंबे सालों तक जिंदा रख पाते हैं। तो यहाँ हम जो बातें करेंगे डाइट के ऊपर, वो आम पब्लिक के लिए है। जो लोग सात्विक है, जो लोग मेडिटेशन के एक्सपर्ट है, ऐसे लोगों के लिए भोजन भी मायने नहीं रखता। तो ईश्वरीय शक्ति जो होती है वो एक अलग चीज है। ईश्वर की कृपा के अलावा ये सब कोई कर नहीं सकता। जिनका आत्मा पिछले जन्मों में उसका, जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं या इसमें कुछ किया हुआ होगा, यही लोग ऐसे चमत्कारिक शक्ति को आ, पा सकते हैं। लेकिन ये भी शक्य है, नहीं है ऐसा नहीं है। लेकिन हमको यहाँ हमारे आसपास, हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारी सोसाइटी में, हमारे फैमिली मेंबर्स में जो लोग हैं, उन लोगों की सेहत कैसे अच्छी रखे, इसमें डाइट का क्या महत्व है। तो हम जब आगे आहार का योग जो अभ्यास करेंगे, इसमें ये सब आम पब्लिक के लिए बातें होगी। लेकिन जो व्यक्ति मन का मजबूत है, उनके लिए फिर आहार पानी एक किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये भी रियल है, उसको आपको मानना पड़ेगा। हम मौका मिलेगा तो एक दिन वो भाई साहब को, हमारा जब क्लास पूरा होगा, कोर्स पूरा होगा, तो उनके साथ भी आपका वेट करवाएंगे। तो हम आगे आज शुरू करते हैं। हमारी को जो बुक है वहीं से स्टार्ट करते हैं, एक एक पेज करके हम शेयर करके करेंगे आपको। वो उसमें जो टॉपिक है उसको हम बताते जाएंगे, और साथ साथ में इसके ऊपर चर्चा भी करते रहेंगे। तो योगा योगाहार, जिसको हम आहार का इंजीनियरिंग भी कहते हैं, मैंने जो जो किया है वो सारा आपको मैंने बता दिया। मेरी ये पुस्तक लिखने की जो प्रेरणा है, प्रेरणा जो मुझे मिली है, इसमें सबसे पहली प्रेरणा भगवत गीता का भगवान का एक वाक्य जो था, योगः कर्मसु कौशलम। ये पूरा पुस्तक जो है, ये भगवत गीता का ये योग की जो व्याख्या है उसी के बेस पे टिका है। इस कैसे उसमें है वो सब हम आगे बताएंगे। बाबा रामदेव जी हमारे पहले गुरु थे। श्री श्री रविशंकर जी का भी मैंने काफी
सीखा है। राजर्षि मुनि जो योग का ऑफिशियल शास्त्र जो था, उनकी कॉलेज से हमको अभ्यास करने को मिला। बीवी चौहान साहब जो रॉ फूड खिला के लोगों को ठीक कर रहे हैं। डॉक्टर खादिर वली जो लोगों को पकाया खिला के ठीक कर रहे हैं, तो उनका भी एक पूरा साइंस है। कच्चे वाले का भी अपना एक साइंस है। अपने गुजरात राज्य योग बोर्ड के जो चेयरमैन है शिषपाल जी, तो उन्होंने भी मेरे ये सब्जेक्ट को हजारों योग टीचर तक पहुंचाने का काम किया है। हमारी एक संस्था है श्री राम फाउंडेशन अहमदाबाद में, उस उनके दो अध्यक्ष और एक उनके उपाध्यक्ष है। उन लोगों का मुझे काफी सपोर्ट मिला है ये काम करने के लिए, क्योंकि कोई भी काम करना है तो उसके पीछे आपकी एक टीम होनी चाहिए। बिना टीम आप कुछ नहीं कर सकते हैं। गुजरात स्टेट योग बोर्ड के जो ओएसडी साहब है, उन्होंने भी ये मेरी पुस्तक को सराहना किया है, मेरे सब्जेक्ट को। तो उन्होंने एक शुभेच्छा संदेश दिया था। अपने पुस्तक के अंदर जो पूरे करीब 38 टॉपिक है, इसमें पहला है ये पुस्तक आपको क्यों पढ़नी चाहिए, आपको क्यों सीखना चाहिए, ये योगाहार कोर्स को सीखना क्यों चाहिए। क्योंकि बिना वजह तो कुछ करना ही नहीं है। आप जो भी कुछ कर रहे हो तो इसके पीछे कोई तो वजह होती है ना। हाँ, कोई पैसा कमाता है तो उसको यही है कि भाई पैसा है तो जीवन है। हाँ, कई लोग ऐसे हैं कि भाई नहीं, मुझे तो कर्म करना है और पुण्य कमाना है, तो उनके लिए पैसा मायने नहीं रखते हैं, वो पुण्य कर्म में लग जाता है, तो उसका जीवन का उद्देश्य होता है। मैं सिविल इंजीनियर था तो मैं चाहता तो मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में करोड़ों कमा सकता था, लेकिन मैंने पिछले 15-20 साल से उसको कम करके इसके पीछे ही समय निकाला है। पैसे वाला नहीं बन पाया मैं। छोटा सा मकान, छोटी सी गाड़ी लेके घूम रहा हूँ। रोटी कपड़ा और मकान ही बना पाया हूँ, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन जो उम्मीद थी कि भाई मुझे जब कॉलेज में 12वीं कक्षा में जो उम्मीद थी कि मुझे डॉक्टर होकर लोगों की भलाई का काम करना है, और उस टाइम में एलोपैथी का डॉक्टर हो चुका होता तो शायद आज जो कर रहा हूँ ऐसा काम नहीं कर पाता और पाप के अलावा कुछ नहीं होता। लेकिन ईश्वर को ये मंजूर नहीं था कि भाई नहीं, तुम एलोपैथी का डॉक्टर बन जाओगे तो फिर तेरी जो तू तू जो सोचता है कि सेवा करना है तो नहीं होने वाली है। इसीलिए उस टाइम मुझे मौका ही नहीं दिया। फिर मुझे अल्टीमेट तो आरोग्य के लाइन में ही भेज दिया। तो अपनी जो सोच होती है ना, वो काम करती है, वो पक्का है। जब मैं इंजीनियरिंग में पढ़ता था तो मुझे ऐसे ही एक साहब मिल गए थे, तो वो साहब कॉलेज में आते, प्रोफेसर हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। वो अपना पानी भी घर से लेके आते थे, वो कॉलेज का पानी भी नहीं पीते थे। इतने गांधीवादी। जितना पगार आता था वो घर के काम का जितना पैसा चाहिए वो ले दे देते थे, बाकी जितना पैसा बचता वो सारे अलग अलग संस्थाओं को डोनेट कर लेते हैं। हमने एक बार पूछा, साहब ये पैसा क्यों दे देते हो, घर के लिए क्यों नहीं बचाते हो। तो उन्होंने जवाब बहुत बढ़िया दिया था। वो बोलते थे कि भाई मैं पैसा इकट्ठा कर लूं और मेरे पैसे को देख के मेरा बच्चा अपने पैरों पे खड़ा न रहे, वो गलत रास्ते ढूंढ ले, और वो जो मान लो समाज में गलत काम करे तो वो सारा पाप मुझे लगे। क्यों? क्योंकि मैंने उसके लिए व्यवस्था करके रखी। इसीलिए मैं सोचता ही नहीं मैं मेरा बेटा मेरे ही पैसों से दुनिया में गलत काम करे। इसीलिए मुझे उसको कुछ देना नहीं, मेरी एक ही जिम्मेदारी है, उसको सिर्फ पढ़ाना बस। फिर मेरी कोई जिम्मेदारी है, मैं उनके लिए कुछ इकट्ठा करके रखना नहीं चाहता। अब वो ऐसे सोच वाले प्रोफेसर जिन्होंने हमको पढ़ाया था, तो उस टाइम हमने भी सोच लिया था कि भाई लोग 60 साल काम करते हैं, हमको फिर 50 साल तक ही काम करने का, इससे ज्यादा करने का ही नहीं, फिर बाकी पूरा जीवन समाज के लिए दे देने का। तो कॉलेज में हमने ये सोच रखी थी, तो भगवान ने ऐसा ही रास्ता निकालता ही गया। और 50 छोड़ो, 45 साल की उम्र से मैंने काम धंधा छोड़ दिया था और इसी में आगे बढ़ गए थे। तो आपका जो टारगेट होता है ना, इससे पहले भगवान आपका काम करके दे देता है। तो जीवन में सारे एक्सपीरियंस हमको मिले हैं।
और जो जो आप सोचते हो उसको भगवान करवा के ही देता है। सपोर्ट मिलता है आपको सूक्ष्म जगत का, ये बात पक्की है। तो हमको ये पुस्तक क्यों पढ़नी चाहिए? थोड़े शुभकामना संदेश है, अनुभव के अंदर बातें हैं, योगाहार के अनुसार हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, प्रस्तावना में जो पूरी मेरी लाइफ टर्निंग पॉइंट कैसे हुई उसके बारे में बातें हैं इसमें। इस पुस्तक में समझने वाली बातें, जीव की शक्ति, जीवनी शक्ति, हमारे शरीर में एक बहुत नजर में नहीं आता ऐसा शक्ति का स्रोत होता है जिसको जीवनी शक्ति कहते हैं। तो उसके ऊपर हम बातें करेंगे। शरीर के लिए योग शास्त्र हम जो पढ़ते हैं योग शास्त्र में, उसमें बॉडी के लिए क्या क्या बताया है उसके ऊपर रहेगा। मानव शरीर की जो रचना है वो शाकाहारी या मांसाहारी है, उसके ऊपर मैंने फोकस किया है। शाकाहारी प्राणी के जो नियम हमारे शरीर पे कौन से नियम लागू होते हैं उसके ऊपर बातें हैं। शरीर की क्लिंजिंग, हर रोज की क्लिंजिंग कैसे करे, कहाँ करे, उसके ऊपर है। सफाई के प्राकृतिक नियम क्या है बॉडी के, आ, जितनी बार भोजन उतनी बार टॉयलेट होना चाहिए, ये शाकाहारी का नियम है, तो हमारे शरीर में क्यों लागू नहीं होता है उसके ऊपर लॉजिक बताया है। शरीर शुद्धि के लिए योग क्रिया षटकर्म जो बताए हैं उसके ऊपर बातें होगी। एनीमा, ऐसे तो षटकर्म का ही भाग है, लेकिन एनीमा हमारी लोगों की बीमारी को बाहर निकालने में कितना काम करता है, कैसे लेना चाहिए उसके ऊपर है। शरीर की खून की सफाई बहुत जरूरी है, उसके बारे पे बातें होगी। उपवास का महत्व, आयुर्वेद का जो बात है लंघनम परम औषधि, उसके ऊपर बात पूरा चैप्टर है। फिर शरीर की जैविक घड़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बायो क्लॉक। बायो क्लॉक हमारे जीवन में, हमारे शरीर में कैसे काम करता है और कैसी कैसी समस्याएं खड़ी करता है और कैसे कैसे लाभ भी देता है, उसके ऊपर डिटेल में है। बायो क्लॉक, मनुष्य ज्यादातर लोग जो है बायो क्लॉक के गुलाम की तरह जीते हैं। शरीर की सफाई संक्षिप्त में, शरीर का भोजन शाकाहारी, क्लोरोफिल जो हरी पत्तियों का होता है उसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है जो शरीर के लिए कितना काम का है। प्राकृतिक क्षेत्रीय, नेचुरल, सीजनल, रीजनल, ओरिजिनल जो भोजन है उसके बारे में, भोजन के वजन के अनुसार उसके गुण दोष क्या है, विटामिन हमारे शरीर में कहाँ से हम पैदा कर सकते हैं, लिटिल मिलेट का इसके ऊपर महत्व क्या है। स्वाद, हम जो टेस्ट, खट्टा तीखा मीठा, खारा तूरा कड़वा, जो भी स्वाद हम करते हैं तो हर स्वाद हमारे शरीर में कुछ अलग काम करता है, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल में है। कफ पित्त वायु प्रकृति क्या है और क्या कारण होते हैं इसके पीछे, उसको समझने का प्रयत्न करें। पके हुए भोजन के फायदे और गैर फायदे, कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड्स के बारे में जो भ्रांतियां है उसके ऊपर है। डेयरी प्रोडक्ट्स क्या खाना चाहिए कौन सा नहीं खाना चाहिए उसके ऊपर। सबसे ज्यादा सब लोगों के दांत पहले सड़ जाते हैं, क्योंकि वो एक बार खत्म हो गए फिर शरीर में समस्याएं शुरू हो जाती है, तो उसको बचाने के लिए क्या करना चाहिए, असाध्य बीमारी में एडवाइस क्या है, और फिर योगाहार पूरा संक्षिप्त में, योग करने के फायदे, मनुष्य के 100 अच्छे बुरे गुण, और शरीर के लिए उपयोगी चीजें, और रोग अनुसार प्रोडक्ट्स। तो इतने हमारे पूरे टॉपिक रहेंगे। तो 9:30 हो चुकी है। हमारा समय पूरा हो चुका है। हम ये पहला जो है उसको एक बार देख लेते हैं, एक टॉपिक, पहला चैप्टर को ले लेते हैं कि भाई ये कोर्स क्यों करना चाहिए, ये पुस्तक क्यों पढ़नी चाहिए। तो पहला है, आप स्वास्थ्य के प्रति सचेत हो तो उसको पढ़ना चाहिए, એટલે हेल्थ कॉन्शियस है तो उसको, आपका पेट आपकी छाती से बाहर है तो भी इसको पढ़ना चाहिए, आप थोड़े चलते हैं थक जाते हैं
तो भी आपको इसको पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। आप बिना रुके 5 सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते। 5 स्टोरी बिल्डिंग पे आप बिना रुके नहीं चढ़ सकते हैं, तो आपको इसको सीखना चाहिए। बार बार सर्दी बुखार हो जाता है, तो इसको सीखना चाहिए, पुस्तक को पढ़ना चाहिए। आपकी 1 फीट की ऊंचाई के हिसाब से 12 किलो वजन एवरेज होना चाहिए। इससे ज्यादा है, मान लो आप 5 फुट के हैं, तो 12 पंचा 60 किलो, तो 60 किलो का वजन होना चाहिए। और 60 की जगह ज्यादा है तो ये गलत है। तो इसके लिए आपको ये स्पोर्ट्स को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, पुस्तक को पढ़ना चाहिए। फीमेल है तो उसके लिए 1 फुट के ऊपर 11 किलो, यानी 5 फीट की हाइट है तो उसका वजन 55 किलो होना चाहिए। इससे ज्यादा नहीं है होना चाहिए। और ज्यादा है तो फिर अलर्ट हो जाना चाहिए, उसके लिए पुस्तक को पढ़नी चाहिए। आपको रात को सोने के टाइम नींद नहीं आ रही है, तो आप रात में खर्राटे लेते हैं, आप नियमित रूप से बीमारी की दवाई लेते रहते हैं, किसी न किसी बीमारी की, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हर रोज महसूस होती है आपको, आपके स्वभाव से लेकर शिकायतें हैं घर में, हाँ, किसी भी प्रकार का स्वभाव हो, ठंडा हो, गर्म प्रकृति का हो, जो भी प्रकार का है, तो ये स्वभाव भी आपकी एक टाइप की बीमारी है। तो इसके लिए भी सॉल्यूशन यहाँ से आपको मिलेंगे। आप जो काम करते हो इसमें आपको आनंद नहीं मिल रहा है, मन को मार के काम कर रहे हो, तो भी आपको इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। आपके व्यवहार से लोग आपसे बचते हैं। हाँ, कई बार ऐसा होता है आप जाके खड़े रहोगे तो लोग भाग जाते हैं, तो दूर भागते हैं आपसे, तो भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, इसके पीछे कोई कारण है। तो इसके लिए भी यहाँ ये पुस्तक को आपको आपके चेहरे की चमक कम हो गई है। चेहरा तो चमकदार ही होना चाहिए फेशियल किए बिना। हाँ, फेशियल करो और चमकदार हो जाए तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो आपकी चमक नहीं है तो भी आपको इसको पढ़ना चाहिए। आ, आपके जीवन का सार्थकता आपको महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि जीवन में कोई आनंद नहीं लग रहा है, तो फिर आपको इसको समझना चाहिए। आपके दैनिक कार्य आपकी इच्छा अनुसार नहीं कर पाते हैं, तो भी आपको इसको, आप रिटायर है और कोई प्रवृत्ति ही नहीं करना चाह रहे हो, तो भी गड़बड़ी है, क्योंकि ये भी गलत कुछ दिखा रहा है। आप ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, तो भी उसको पढ़ना चाहिए। परिवार में कोई बीमार है, दवाइयाँ का खर्च का बोझ है, तो भी आपको इसको देखना चाहिए। आप आपकी अगली नई पीढ़ी लंबी और स्वस्थ रहे ऐसा सोचते हो, तो इसके लिए आपको ये कोर्स करना चाहिए। जीवन भर आपको ऐसा सोचते हो कि मुझे किसी की भी सेवा लेने की नौबत ही ना आए। हाँ, 100 साल जिए और किसी की सेवा लेने की नौबत ना आए, ऐसा सोचते हो तो भी आपको ये पुस्तक को पढ़ना चाहिए। आपको किसी भी प्रकार की लत है, चाहे चाय है, कॉफी, तंबाकू, शराब, कोई भी नशीली दवा, हाँ, हम तो चाय को भी व्यसन कहते हैं, तो चाय भी पीते हैं, तो इसको भी आपको इसको इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। आप 100 साल बिना दवाई जीना चाहते हैं तो इसको पढ़ना चाहिए। और 84 लाख योनि पूरी करके मनुष्य अवतार मिला है। अब आपको मोक्ष चाहिए तो इस पुस्तक को आपको पढ़ना चाहिए। तो आपको ऐसा लगेगा कि हर एक जगह किसी भी प्रकार की आपकी स्थिति हो, कहीं ना कहीं तो आपको कुछ खामियां दिखेगी। हाँ, छोटी छोटी कहीं ना कहीं तो आपको दिखेगी। तो ये सब का सॉल्यूशन, और कई बार ऐसे कई लोग पूछते हैं कि साहब, बच्चे का स्वभाव, बच्चे की लाइफ, घर में वातावरण, इससे योगाहार से क्या लेना देना? तो सब जगह है। हाँ, आप देखो, मैं आपको थोड़े थोड़े 2-3 मुद्दा आपको बता देना चाहता हूँ। अ, गुजरात के कितने इसमें है मुझे पता नहीं है। नेक्स्ट सेशन में हम इंट्रो कराएंगे एक दूसरे का, कौन ये कोर्स में क्यों ज्वाइंट हुआ है,
उसके बारे में आप सबको बोलना है। मुझे पता चले कि क्या उद्देश्य से आप आए हैं। लेकिन यहाँ एक दो बात मैं बताना चाहता हूँ। आजकल के जो नए छोटी उम्र वाले जो बच्चे हैं, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे 1 कलाक खड़े नहीं रह सकते हैं, थक जाते हैं। भारत के सारे बच्चे में ज्यादातर बच्चे माल न्यूट्रिशन से प्रभावित है, कुपोषित है। जो मजदूर लोग हैं, 40 की उम्र की व्यक्ति होगा और 60 का बुढ़ा दिखता है, जवानी चली जाती है। अच्छा, उसको रात को सोने के लिए शराब पीनी पड़ती है। हम ऐसा मानते हैं कि भी ये तो शराबी लोग हैं इसीलिए पी रहे हैं। ऐसा नहीं है, मजबूरी में वो पी रहा है। क्यों? क्योंकि पूरे दिन मजदूरी करता है, थक जाता है, नींद नहीं आ रही है, पेन हो रहा है, मसल्स पेन हो रहे हैं, और इसके कारण उसको सोने के लिए उसको शराब पीने की जरूरत पड़ती है, और फिर व्यसनी बन जाता है। हर घर में व्यक्ति बीमार है। अच्छा, जितने लोग बीमार है ना, आपके फैमिली में हो गए, अड़ोस पड़ोस में, वो सारे लोग घर का ही भोजन खाते हैं, होटल में खाने नहीं जाते हैं। तो मैं तो ऐसा कहता हूँ कि उनके घर में जो रसोई बनाने वाली बहन है, वो ऐसी रसोई बना के खिलाती है, वही खा के वो लोग बीमार हैं। रसोई वाली ऐसी होनी चाहिए कि उनकी रसोई ऐसी होनी चाहिए कि वो रसोई खाने के बाद कोई बीमार तो पड़ना ही नहीं चाहिए, लेकिन जो बीमार है वो धीरे धीरे ठीक हो जाना चाहिए। ऐसी रसोई बनाने वाली को ही रसोई की मास्टर यानी रसोई की एक्सपर्ट बोली जा सकती है। आप में से ऐसी कोई मास्टर है कि आप ऐसी रसोई बनाओ कि जो खाने वाला बीमार ना पड़े, और बीमार है तो धीरे धीरे ठीक हो जाए। आज आजकल ये जो योगाहार का विषय है ना, ये आप पढ़ोगे, सुनोगे, समझोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि हर घर की बहन को ये सब्जेक्ट पढ़ाने की आवश्यकता है। ये आपको महसूस होगा। ठीक है, तो आप अभी हम यहाँ खत्म करते हैं। थोड़ा ज्यादा ओवर टाइम हो गया है। इंट्रोडक्टरी अंकित भाई ने 15 मिनट ज्यादा लिया था, तो यहाँ इसको हम कवर कर रहे हैं। अ, आज का सेशन यहाँ पूरा करते हैं। आप सब लोगों को मेरा नमस्ते, धन्यवाद। अंकित भाई को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। अनम्यूट। हाँ। ठीक है। मैं सबसे पहले तो मैं राजेश भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं इन बिटवीन द टाइम यही सोच रहा था कि बहुत बहुत अच्छा हुआ कि इस प्लेटफॉर्म पे ये कार्यक्रम हुआ, बहुत जरूरी था ये। और मैं तो तो चाहता एक हूँ ये एक बहुत मिनट बहुत आपको आगे बढ़े। आपको मैं रुकूंगा। ये जितनी बहनें यहाँ है, ज्यादातर बहनें ही हैं। हम्म। फैमिली को संभालना की जिम्मेदारी बहनें ही रखती है, और टेंशन बहनों को ही होता है। हाँ, पुरुष लोगों को तो पैसे के पीछे ही भागते हैं। आपको मेरी रिक्वेस्ट है, यहाँ हम आपको जो सिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं, उसकी आप कीमत आंकने जाओ ना, तो लाखों करोड़ रुपया है। जो यहाँ आपको मुफ्त में हम बताने वाले हैं सारी बातें। आपको ऐसा लगता हो, आपके कोई प्रियजन, आपके भाई है, भाभी है, बहन है, हाँ, कोई भी आपकी दोस्तार हो, जिसके लिए आपको अटैचमेंट है कि भी ये व्यक्ति बीमार नहीं होनी चाहिए, उसकी फैमिली पूरी तरह स्वस्थ रहे, तो उसको भी ये नॉलेज मिलना जरूरी है, क्योंकि वो आपके साथ अटैच है, आप उसके साथ अटैच हो। हाँ, तो ऐसे जितने भी लोग हैं आपके, दोस्तार हो, संबंधी हो, सगा संबंधी, जो भी हो, जिसके साथ आपको बहुत अटैचमेंट है, उन लोगों के लिए आप चाहे तो उनको अभी भी मौका है, क्योंकि हमारा लेक्चर अभी अगले हफ्ते से स्टार्ट होगा। तो आप उनको प्रेरित करो, बोलो। 1000 रुपया ले रहे हैं ना अंकित भाई हम? जी। जी। 1000 रुपया तो हम कहीं फैमिली के साथ खाने जाते हैं तो 2-2 3-3 हजार का भोजन एक टाइम का हो जाता है।
और उसका कोई मायना नहीं, कोई खर्च की कीमत नहीं है। जो बातें हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो जिनके घर में स्वर्ग का आनंद लेना हो, कलयुग का समय है, फिर भी मैं आपको दावा के साथ बोल रहा हूं, आपके घर के अंदर स्वर्ग का आनंद चाहिए, और आप जिसके घर में स्वर्ग का अनुभव करवाना चाहते हो, उन लोगों को बोलो वो एक कोर्स ज्वाइन करें। और साथ साथ में, क्यों, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, क्योंकि ये जब आप सीख लोगे ना, फिर आप जब उनको ही ये बात बताने जाओगे ना, तो आपकी वो कुछ सुनने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि ये संसार का नियम है, घर की मुर्गी दाल बराबर। मेरे अनुभव है। मैं हमारे सेंटर पे हम डॉक्टर्स को ठीक करते हैं। हमारे यहाँ डॉक्टर आते हैं हमारी गाइडेंस लेने के लिए, एमडी एमएस हुए डॉक्टर, एलोपैथी के बड़े बड़े डॉक्टर। लेकिन हमारे ही सगा संबंधी ज्यादातर बीमार है। क्यों? क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। समझ में आ रही है ना? तो आप ऐसा सोचते हो कि भाई मैं सीख लूं और फिर मेरे उन लोगों को ठीक करूंगी, तो होने वाला नहीं है। ये हमारा 20 साल का अनुभव बोल रहा है। अच्छा है कि वो भी आपके साथ ही वो सीखे। आप उनको सिखाने जाओगे अपने लोगों को, तो कुछ होने वाला नहीं है। ओके। तो यहाँ हमारी ऐसी उम्मीद नहीं है कि भी अब ज्यादा लोग जुड़ जाओ तो हमको ज्यादा कुछ मिल जाएगा। हाँ, ये इसमें कुछ हमको मिलने वाला नहीं है। हम अपने पैसे डाल के सब कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आप जो दे रहे हैं इसमें तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। हाँ, अंकित भाई, आप जो जी बाकी है वो जी। बात करें। तो कई लोगों को विचार आता होगा कि ये सर ने जो बुक्स बताई है योगाहार, ये हमारे पास भी हो, है ना। तो इसके लिए हम लोगों ने एक व्यवस्था रखी है, जिसको भी बुक्स चाहिए उनके लिए मैं एक फॉर्म ड्रॉप कर दूंगा, और उसकी फीस जो नंबर है हमारा, उस पर आप पे कर सकते हैं। 200 रुपीज की बुक रहेगी, और वो पोस्टेज से आप लोगों को मिल जाएगा, आपके घर पे ही मिल जाएगा। पोस्टेज चार्ज उसमें इंक्लूडेड है, इसलिए ये वो 200 रुपीज की है। यदि कोई अहमदाबाद में रहता है और राजेश भाई के सेंटर से लेता है तो कम चार्ज में लगेगा, है ना। तो अहमदाबाद में रहता है तो वो उनसे ही ले ले तो क्या, आपको थोड़ी सस्ती भी पड़ेगी। परंतु आपको घर पे चाहिए तो 200 रुपीज की पड़ेगी। एक फॉर्म में डाल दूंगा, आप मुझे स्क्रीनशॉट पेमेंट का भेज देना। मैं आपको स्क्रीनशॉट मुझे भेज दोगे, मैं आपको फॉर्म भेज दूंगा। ठीक है ना, ऐसा करेंगे अपने। अच्छा, लेना कंपलसरी नहीं, परंतु मेरी सलाह है, क्योंकि मेरे पास वो पुस्तक है तो मैं जानता हूँ वो बहुत अच्छा, बहुत बहुत जरूरी पुस्तक होता है ना। आप हिंदी में भी अवेलेबल है, गुजराती में भी अवेलेबल, तो आपको जो ठीक है। मैं आग्रह करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत अच्छा पुस्तक मेरे पास है, मैंने पढ़ा है। राजेश भाई ने मुझे गिफ्ट किया था, है ना, तो मेरे पास है, मैं जानता हूँ। इसलिए वो सब बराबर है बुक्स वाला। तो मैं आप सभी लोगों को यही कहूंगा, जैसे राजेश भाई ने कहा ना, ऐसा बहुत सालों लगे हैं। उन्होंने कहा ना किस प्रकार से उन्होंने इसको डेवलप किया, इस सोच को, क्योंकि ये भी देखा, वो भी देखा, वो भी देखा, सब देखा, सब देखने के बाद समझ में आई, और फिर उसके बाद में अनुसंधान से ये बात निकली है। बहुत वैल्यूएबल है ये, इसकी तुलना पैसे से हो ही नहीं सकती। जैसे उन्होंने कहा, उनकी फीस हम सभी लोग पे कर ही नहीं सकते हैं। उनको तो सिर्फ हम शुभेच्छा दें, हम उनको शुभकामना दें, वो और आगे बढ़े, बस हम यही कर सकते हैं। ये तो जो जो फीस है, ये तो सिर्फ एक टोकन है। तो ये आप अभी महसूस करोगे, नहीं करोगे। आप जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ता जाएगा, वैसे जरूर से आप अनुभव करोगे। व्यक्तिगत तौर पे राजेश भाई को मैं लगभग 10 से ज्यादा सालों से जानता हूँ। हम्म। और उनकी विचारधारा को समझता हूँ, उनके डेडिकेशन को मैंने देखा है, उनकी लगाव को देखा है, एक इंसान के तौर पे देखा है, एक तजज्ञ व्यक्ति के तौर पे देखा है, एक योग शिक्षक के तौर पे देखा है, डाइटिशियन के तौर पे देखा है, उनकी भावनाओं को समझा है। हाँ, हम मिलते कम है, जैसे मैं सभी से नहीं मिलता, ऐसे मिलते कम है,
परंतु बहुत 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 अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया है। मैं सभी को कहूंगा, ये जो लोग यहाँ पे जुड़ेंगे उनके लिए लाइफ का टर्निंग पॉइंट जैसा भी हो जाएगा, ऐसा भी आपको एट द एंड लगेगा। तो आप अपने जो फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आप जिसको भी जिनका कि जिसके प्रति अटैचमेंट फील होता है, अभी भी ज्वाइन कर सकते हो। वैसे भी इसमें रिकॉर्डिंग तो मिलने ही वाली, कभी से भी ज्वाइन करवा सकते हो, परंतु लाइव का मजा लाइव में ही होता है ना, रिकॉर्डिंग में नहीं आता। और क्या होगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसलिए मैं मेरे हर कार्यक्रम में मैं करवाता हूँ। क्वेश्चन आंसर सेशन है ना, वो रिकॉर्ड नहीं करते आपने, क्योंकि वो एकदम प्राइवेट बातें होती है, राइट। मैं प्राइवेट बातों को रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड करके किसी की प्राइवेसी ब्रेक करना नहीं चाहिए। तो हमेशा क्वेश्चन आंसर सेशन का उसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। कोई कोई जगह पे करते हैं, पर मैं ये सोच रखता हूँ कि उसका रिकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। प्राइवेट बातें होती है, सब व्यक्ति अपना पर्सनल डिस्कशन करते हैं, पर्सनल डिस्कशन को पब्लिक नहीं किया करते, बराबर। वो ये जो छोटा ग्रुप है उसमें के अंतर्गत भले ही एक दूसरे जाने, क्योंकि ये आपके चीज परिचित परिचित लोग हैं, इसके कारण ठीक है। और ऐसे इसीलिए क्वेश्चन आंसर सेशन आप देखोगे कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपको फील होगा आगे जाके, राइट। इसलिए मैं कहूंगा कि जरूर से आप जुड़े। रिकॉर्डिंग रिवीजन के लिए अच्छा होता है, काम में आता है, बाकी तो खुद लाइव में आना ही अच्छा होता है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे आपके परिवार में कि जिन लोगों को कुछ ऐसे रोग होंगे कि जिसका सॉल्यूशन उनको बहुत ज्यादा उपचार करने के उपरांत भी नहीं मिला होगा, उनको खास तौर पे यहाँ पे जोड़े। उनको अपने आप ही उनका सॉल्यूशन मिलने लगेगा, और राजेश भाई का एक बहुत ही बड़ा मार्गदर्शन मिलता जाएगा, राइट। आज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस प्रकार से हमें लाभ लेना ही चाहिए। अ, मुझे यहाँ नहीं बोलना चाहिए, मैं उनके सामने बहुत बौना हूँ, ज्ञान की दृष्टि से, व्यक्तित्व की दृष्टि से और सभी प्रकार की दृष्टि से मैं उनसे बहुत बौना हूँ। तो मुझे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। पहले लेक्चर में मैं जो कुछ भी उन्होंने मौका मुझे दिया मैं बोला। थैंक यू सो मच राजेश भी, आपने मौका दिया, और थैंक यू सो मच आपके इस अभियान में हमें ऐसे गिलहरी की माफिक ऐसे थोड़ा सा योगदान करने का मौका दिया। मैं चाहूंगा कि हम लाइफ टाइम इस प्लेटफॉर्म पे ये कार्यक्रम करते रहे। मैं चाहता हूँ कि ये होता है, आपकी जैसी इच्छा हो वैसे हो। ठीक है, आशा है आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। हम वेट करेंगे नेक्स्ट सैटरडे का। नेक्स्ट सैटरडे वापस कार्यक्रम हो, वापस राजेश भाई के ज्ञान का हमें मौका मिले। थैंक यू सो मच। ओके राजेश भाई।